तो मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। स्विट्जरलैंड का संविधान। आप सब जानते होंगे कि स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सर्वाधिक प्राचीन लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड का राजनीति विकास लोकतंत्र का ही विकास है और स्विस संविधान एवं शासन प्रणाली का आधुनिक शासन व्यवस्था में विशिष्ट स्थान है। ठीक है। स्विस संविधान का महत्व। इसको एक प्राचीन गणतंत्र कहते हैं। स्विट्जरलैंड पश्चिम जगत का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र है। क्या है? सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र। रिपोर्ट के शब्द में स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य है। 1848 के गणतंत्र संविधान के पूर्व भी वहाँ गणतंत्र थे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एवं सोवियत रूस की भांति वहाँ कभी भी राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं आई, इसलिए उसको गणतंत्रीय प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति स्विस कार्यपालक की संरचना में होती है। वहाँ पे विधिवत एकता पाई जाती है। स्विट्जरलैंड एक लघु देश है, लेकिन भाषा, धर्म एवं संस्कृति की दृष्टि से इसमें विभिन्नताएं हैं। स्विट्जरलैंड में चार भाषा भी बोली जाती है, जिसमें सबसे प्रमुखतः भाषा जर्मन भाषा बोला जाता है। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन एवं रोमनेश, ये चार भाषा वहाँ पर बोले जाते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा जो भाषा बोले जाते हैं उसमें जर्मनी भाषा है। वहाँ पर संघीय व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। वहाँ तटस्थता है, बहु कार्यपालिका है, इसलिए अनेक महत्व है वहाँ पे स्विस संविधान का। इस तरह अनेक महत्व है। इसी तरह अब आपको हम संविधान की विशेषता के बारे में बताते हैं। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा राज्य है और संसार की राजनीति में उसका महत्व नहीं है, परंतु राजनीतिक संस्थाओं की दृष्टि से उसका महत्व बहुत अधिक है। इसलिए समस्त विश्व में राजनीति अध्ययन के प्रति रुचि रखने वाले विद्यार्थी इसका अध्ययन बहुत गंभीरता से करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। लिखित और व्यापक संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित है और काफ़ी व्यापक है। 1848 का संविधान से जो 1998 तक लागू रहा, एक लिखित और निर्मित और व्यापक संविधान था। वर्तमान संविधान जो 1998 में निर्मित था, 99 में लागू किया गया। लिखित, निर्मित और व्यापक संविधान है। 1848 के संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय थे, जबकि वर्तमान संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। संविधान का आकार बड़ा होने के 2 कारण हैं। इसमें अनेक विषय का वर्णन किया गया है, जैसे मछली मारना, शिकार खेलना, जुआ खेलना आदि, जो महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें संघीय सरकार और कैंटोनों की सरकारों के मध्य विधायी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र का विभाजन का वर्णन विस्तार से किया गया है, जिससे आपस में विवाद पैदा न हो। 1948 के संविधान के संदर्भ में व्यक्त ब्रुक्स का मत वर्तमान संविधान पर भी लागू होता है कि संविधान निर्माता आंतरिक विभेद एवं संघर्ष की संभावनाओं का अंत कर देने के इच्छुक थे। इस प्रकार जॉन मेंस ब्राउन का मत भी वर्तमान संविधान पर लागू होता है कि केंद्रीय एवं कैंटोनों के शासन के मत स्पष्ट शक्ति विभाजन के कारण संविधान विस्तृत हो गया है। यहाँ का एक संविधान की विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कठोर संविधान भी है। स्विट्जरलैंड के संघीय व्यवस्था होने के कारण संविधान कठोर है। संविधान की संशोधन प्रणाली जटिल है। संघीय विधानमंडल एवं जनता दोनों ही संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं। फिर इसकी तीसरी विशेषता है प्राचीनतम गणराज्य। विश्व में वर्तमान में पाए जाने वाले गणराज्यों में स्विट्जरलैंड सर्वाधिक प्राचीन। मध्यकाल में जब यूरोप और एशिया के प्रायः सभी देशों में स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, तब भी स्विट्जरलैंड के कैंटोनों में लोकतंत्र शासन विद्यमान थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां पर जनता की सीधी भागीदारी होती है। वहां पर जनमत संग्रह किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सबल उपकरण दोनों संघीय और कैंटोनों के स्तर पर पाए जाते हैं। जनमत संग्रह के माध्यम से विधानमंडल द्वारा पारित अवांछनीय विधियों को जनता अस्वीकार कर सकती है एवं उपक्रम द्वारा वांछित विधियों का निर्माण का प्रस्ताव रख सकती है। उसकी 5वीं विशेषता है उदारवाद का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लिबरलिज्म। स्विस संविधान पर उदारवादी विचारधाराओं का प्रभाव। व्यक्ति की गरिमा एवं महत्ता शासन व्यवस्था का आधार है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को अधिकतम संभव स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य व्यक्ति के मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करता है, परंतु 1930 की विश्वव्यापी मंदी और 2 विश्व युद्ध के कारण राजकोष पर व्यवहार भार बढ़ गया और कल्याणकारी राज्य की धारणा का उदय और विकास के कारण स्विस राजनीति तथा आर्थिक क्षेत्रों में राज्य ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, परंतु मौलिक धारणा अब भी यही है कि नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अधिकार पत्र। स्विट्जरलैंड के 1848 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था, तद्यपि नागरिकों को अधिकार मिले हुए थे। 1999 के नवीन संविधान में अधिकार पत्र दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 7 से 36 तक दिया गया है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की जाएगी। नागरिकों को गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए नागरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए कुछ व्यवस्था दी गई है और अनुच्छेद 36 में मूल अधिकारों की सीमाएं दी गई है। संघीय व्यवस्था।
स्विस संविधान में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। यद्यपि संविधान में उसे परिसंघ कहा जाता है। कैंटन स्विस संघ की घटक इकाइयाँ हैं। इसमें संघ की सभी विशेषताएं पाई जाती है, जैसे लिखित और कठोर संविधान। केंद्र और राज्यों में शक्ति विभाजन तथा अवशिष्ट शक्तियाँ कैंटनों को प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और कैंटन दोनों को विधि निर्माण का अधिकार है। संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था है। यद्यपि संघीय न्यायपालिका को संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। राज्य की नागरिकता की व्यवस्था है। संघीय व्यवस्थापिका के दूसरे सदन सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। स्विस संघ में 20 पूर्व कैंटीन और 6 अर्ध कैंटीन है। पूर्व कैंटीन और अर्ध कैंटीन में 2 अंतर पाए जाते हैं। पूर्व कैंटीन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजता है, जबकि अर्ध कैंटीन सीनेट में 1 प्रतिनिधि भी भेजता है। संवैधानिक संशोधन के समय पूर्ण कैंटीन का मत 1 गिना जाता है, जबकि अर्ध कैंटीन का आधा मत का गिनती होता है। कैंटीनों का अपने पृथक संविधान है, परंतु उन पर 2 प्रतिबंध है। एक कैंटीनों का संविधान गणतंत्रीय होगा, दूसरे संघीय संविधान का अनुरूप होना चाहिए। स्विस संघीय शासन में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसको निम्नलिखित कारण है: राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि, वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिकरण एवं यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप सामाजिक संरचना एवं संबंधों का जटिल होना। पिछले 2 विश्व युद्धों से उत्पन्न समस्या। बहुल कार्यपालिका। स्विस संघीय कार्यपालिका संघीय परिषद निराली कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्य निकाय में स्थित है, जिसका कार्यकाल निश्चित है। स्विस कार्यपालिका में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों शासन प्रणाली के गुण पाए जाते हैं। कार्यपालिका के 7वें सदस्य का कार्यकाल अमेरिकी राष्ट्रपति की भांति 4 वर्ष निश्चित है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल विधानमंडल इसे अविश्वास द्वारा हटा नहीं सकता और न स्विस संघीय परिषद विधानमंडल के विघटन की मांग कर सकती है। यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल की भांति विधानमंडल का नेतृत्व नहीं करती है। संघीय परिषद की सभी सदस्य विधानमंडल के अधिवेशन में भाग लेते हैं और उनके पद एवं अधिकार समान हैं। परिषद का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए 7 सदस्यों में वरिष्ठता के क्रमानुसार निर्वाचित किया जाता है, लेकिन उसे अन्य सदस्यों की तुलना में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। वह नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। संघीय न्यायालय की सीमित शक्ति। यद्यपि स्विस शासन में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, परंतु वह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भांति स्विस संघीय कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती है। उनके पास ये शक्ति नहीं है कि स्विट्जरलैंड में बनाए हुए कानूनों को अवैध घोषित करे, जिस तरह अमेरिका में बनाए हुए कानून को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट अघोषित कर सकती है। वह शक्ति स्विस जनता को प्राप्त है। यह शक्ति स्विस जनता को प्राप्त नहीं है। जनमत संग्रह के माध्यम से स्विस जनता किसी भी कानून को अस्वीकार कर सकती है। स्विस संघीय न्यायपालिका को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भांति संविधान की रक्षा का अधिकार नहीं है। स्विस संघीय न्यायालय कैंटीनों के कानून को स्विस संविधान के विरुद्ध होने पर अवैध घोषित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 189 के अनुसार परिसंघ और कैंटीनों के मध्य या कैंटीनों में परस्पर उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। स्थानीय शासन। स्थानीय शासन की इकाइयों को स्विट्जरलैंड में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त है। स्विस शासन में 3 इकाई होती है: संघ, कैंटन, कम्यून। वहाँ यह सिद्धांत पाया जाता है कि स्विस जनता को कैंटन से पहले कम्यून और संघ से पहले कैंटन का संबंध रखना चाहिए। वह नागरिकता त्रिसूत्री कम्यून में निवास के आधार पर कैंटन की सदस्यता प्राप्त होती है और कैंटन का नागरिक स्विस संघ का नागरिक होता है। अनुच्छेद 37 के अनुसार स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रत्येक निवासी को जिसे नगरपालिका और कैंटन की नागरिकता प्राप्त है, स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विस संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। नगर संविधान का अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की घोषणा करता है। इसमें 4 उपधाराएं इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 15 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और दार्शनिक विश्वासों के चयन तथा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ उनके पालन की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक उपदेशों के पालन की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने, किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने या किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने या धार्मिक उद्देश्य का पालन करने के लिए दबाव नहीं डाला जाता। इस तरह आपको मैं अभी स्विट्जरलैंड की संविधान की विशेषताएं बता रही थी। इस तरह अनेक विशेषताएं हैं और इन विशेषताएं के कारण ही स्विट्जरलैंड के संविधान को एक महत्वपूर्ण संविधान माना जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।